हाँ जी। सो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? क्या हाल चाल आप लोगों के? काफी टाइम बाद हम लोगों की क्लास हो रही है। कैसे हैं सभी लोग? एक बार बताइएगा प्लीज। पुराना रिवाइज करके आए हैं या नहीं आए हैं? हम लोग लास्ट में स्टैटिस्टिकल पढ़ रहे थे और उसको काफी गैप आ गया है। तो आप लोगों को याद है मैं क्या पढ़ा रही थी? हाँ भाई। बताइएगा प्लीज, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। याद है? रिवाइज करके आए हो पक्का? रिवीजन किया है? चलो, मान लेते हैं कि आप लोग पढ़ के आए हो, है ना, पुराना रिवाइज करके आए हो। एक मान के चल रही हूँ बस, ठीक है। चलिए देखिएगा, लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था, थोड़ा सा एक रिकैप लेते हैं क्योंकि काफी समय हो गया है ना। देखो, एक तो हमने पढ़ लिया था पार्टिकल्स के बारे में, है ना। हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली दो टाइप के हैं। हो सकता है कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है ना, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है कि एक रेड है तो एक पिंक है, एक येलो है, अलग अलग है। और हो सकता है कि इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, है ना। दो बातें करी थी हमने कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल भी हो सकते हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल भी हो सकते हैं, है ना। हाँ, सुनना, देखो आगे पार्टीशन फंक्शन तक हम लोग पहुंच गए थे। मैं तो एक रिवीजन ले रही हूँ, एक रिकैप ले रही हूँ। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इनडिस्टिंग्विशेबल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो सकते हैं, जिसके लिए फॉर्मूले भी थे। तो बहुत सारे फॉर्मूले हमने इस तरीके से पढ़े थे कि अगर डिस्टिंग्विशेबल है तो ये चार फॉर्मूले आपके पास में डिसाइडेड है कि ये तो तब के लिए था जब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो कहना जबकि केस में W इज सिंपली इक्वल्स टू M की पावर N, राइट। और ये रिस्ट्रिक्शन के साथ में था, ये आपका ऑक्यूपेंसी नंबर के साथ में था, और ये आपका डीजेनरेसी के साथ में था। बोलना ये सारी चीजें थी जो हमने पढ़ा था, राइट। और ये इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए हमने इस तरीके से तीन फॉर्मूले पढ़े जो कैसे बन रहे हैं। देखना कि पहला वाला विदाउट रिस्ट्रिक्शन था, सेकंड रिस्ट्रिक्शन था, और थर्ड डीजेनरेसी था। अब इसमें ना, ये मैंने आपको पढ़ा तो दिया, लेकिन आपको मैंने ये चीज नहीं बताई। एक चीज बताना यहाँ पे रह गई, और वो एक ये बात है कि इनकी जो पढ़ाई होती है कि ये कहाँ से आते हैं, है ना, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को कौन सी थ्योरी है जो डिफाइन करती है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज देख रही थी मैं, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक चीज मिस हुई है, और वो ये कि मैंने आपको नेम से नहीं बताया कि कौन से पार्टिकल के लिए हम कौन सी थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। जैसे समझना, दो टाइप की थ्योरी आती है यहाँ पे। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए अलग थ्योरी आती है, इनडिस्टिंग्विशेबल को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी अलग आती है। तो आप लिखिएगा एक बार, जो थ्योरी आपकी एक्सप्लेन करती है डिस्टिंग्विशेबल को, उसको हम लोग कहते हैं एमबी स्टैटिस्टिक्स। ये एक्सप्लेन करती है आपके डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को, और यहाँ पे भी ऐसे एक्सप्लेन करती है दो अलग अलग थ्योरीज। तो पहले एक बार एक को पढ़ लेते हैं, इसके पॉइंटर्स पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे इनडिस्टिंग्विशेबल के बारे में। लिखिएगा, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करती है दो थ्योरी आपके पास में। सबसे पहले लिखिए, डिस्टिंग्विशेबल के लिए एक थ्योरी आती है जिसका नेम है एम्बी स्टैटिस्टिक्स, है ना। क्या नेम है इसका? फुल फॉर्म क्या है? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। ये एक्सप्लेन करती है आपके डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को, राइट। लिखिएगा, ये एक्सप्लेन करती है आपके डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को, है ना। एमबी का क्या मीनिंग है? तो लिखना, इसका मीनिंग है, इसका फुल फॉर्म है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैटिस्टिक्स। ये एक्सप्लेन करता है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को। और कोई भी बात अलग नहीं है, बस एक नेम आ गया कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है डिस्टिंग्विशेबल के अंडर, वो आपके एमबी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। इट मीन्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का पार्ट है। ये चीज एक्सप्लेन करती है, जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं वो इस थ्योरी से आए हैं। बोलेंगे ओके, बस अपने लिए एक नेम आ गया, और कुछ नहीं है, और कुछ चेंज नहीं है। जो कुछ आप पढ़ के आए हो वो एकदम सही है, बस वही सब पढ़ना है। डन। अब समझना, देखो इसमें दूसरी बात, जो इनडिस्टिंग्विशेबल को थ्योरी एक्सप्लेन करती है वो देखना कैसे है। उसमें दो आते हैं पोर्शन। जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को एक्सप्लेन करता है उसमें दो पोर्शन आते हैं, राइट। इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए दो पोर्शंस आते हैं, दो अलग अलग थ्योरीज आती हैं। एक तो आती है आपके पास में फर्मी डायरेक, है ना, फर्मी डायरेक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एफडी भी बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना, एफडी स्टैटिस्टिक्स। ये एक्सप्लेन करता है आपके इनडिस्टिंग्विशेबल को। और दूसरा लिखना, एक और थ्योरी आती है जिसका नाम है बोस आइंस्टीन। ये थ्योरी आपकी एक्सप्लेन करती है
किसको, इसको बीई भी कह देते हैं इन शॉर्ट, तो बीई स्टैटिस्टिक्स ये एक्सप्लेन करती है इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को। दो अलग अलग चीज है, फर्मी डायरेक्ट और बोस-आइंस्टीन, राइट। ये एक्सप्लेन करते हैं आपके इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को। अब देखना फर्मी डायरेक्ट में दो बातें आपको बताती हूँ, दो चीजें होती हैं जिनसे कि आप बात करते हो। ऐसे बोलते हैं कि फर्मी डायरेक्ट में जो भी पार्टिकल्स ऐसे वाले हैं जिनका इंटीग्रल हाफ इंटीग्रल है, इट मींस हाफ इंटीग्रल वैल्यू है, वो आते हैं यहाँ पे। इन पे क्वेश्चन भी लूंगी इनका मीनिंग क्या है, और यहाँ आते हैं आपके पास में फुल इंटीग्रल वैल्यू वाले, ठीक है, फुल इंटीग्रल जिनकी वैल्यू होती है। जैसे कि अगर वेव फंक्शन की बात करूं तो इसमें एक पॉइंट और लिखना कि इनका जो वेव फंक्शन होता है ना, टोटल वेव फंक्शन, वो यहाँ से एंटी सिमेट्रिक आता है। कैसा आता है? टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होता है। और इनके लिए लिखिएगा कि टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक आता है। कैसा आता है? सिमेट्रिक आता है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो रह गए थे। टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक आता है, और इस वाले में बोलते हैं टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक आता है। डन। टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक आता है। एक एक करके जो अपन ने पढ़े हैं ना, जो फॉर्मूले पढ़े हैं अपन ने, देखना कौन सा फॉर्मूला किसको समझाता है, इस चीज को समझते हैं एक बार। देखो देखो एक एक करके एक बात समझना। आपके इनडिस्टिंग्विशेबल में दो वैल्यूज हैं। देखो कैसे, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में आपने दो फॉर्मूले पढ़े हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल में एक तो ये पढ़ा है, एक ये फॉर्मूला पढ़ा है, और एक ये फॉर्मूला पढ़ा है। आप ऐसे समझ लो कि पहला वाला जो फॉर्मूला है ना अपना, ये वाला, ये एक्सप्लेन करता है आपके एफडी को। दैट इज, ये कहाँ से आता है? फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स से आता है। और जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है ना, ये मान लो कि ये आता है बोस-आइंस्टीन से। डन है। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग पढ़ते हैं बोस-आइंस्टीन से, दैट इज बीई स्टैटिस्टिक्स से। तो जो इनडिस्टिंग्विशेबल में भी दो अलग अलग फॉर्मूले है ना, उनको मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया कि ये वाली जो थ्योरी है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आता है एफडी थ्योरी से, और ये वाला जो फॉर्मूला है इनडिस्टिंग्विशेबल का, ये आता है बीई थ्योरी से। इधर तो डाउट ही नहीं है कि ये सारे फॉर्मूले के लिए एक ही थ्योरी है, दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी। तो बस जहां आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना, उनके आगे थ्योरी के नेम भी लिख लो, है ना। कभी कभी थ्योरी के नेम से पूछ लिया जाता है, तो बस आप थ्योरी का नेम नोट कर लो कि कभी कभी ये थ्योरीज करके नेम पूछ लेते हैं कि बताइए फर्मी डायरेक्ट थ्योरी से पार्टिकल कैसे कैसे अरेंज होंगे या क्या कुछ होगा, तो आपको पता होना चाहिए। डन है भाई, चलूं क्या आगे? एक मिनट, ये मैंने उल्टा बोल दिया, उल्टा लिख दिया। इसको करेक्ट करना। ये फर्मी डायरेक्ट वाला है और ये बीई वाला है। सॉरी, इसको करेक्ट करना, उल्टा लिख दिया। ये फर्मी डायरेक्ट का है, राइट, और ये बीई का है। अब सही है। वो आपका बोस-आइंस्टीन का है और नेक्स्ट वाला आपका फर्मी डायरेक्ट का है ना। इसको करेक्ट कर लेना। जो नीचे वाला फॉर्मूला है कि m फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, m माइनस n फैक्टोरियल, ये फर्मी डायरेक्ट का है, और ऊपर वाला आपका बोस-आइंस्टीन का है। डन। अब देखो आपको ना क्वेश्चन कैसा मिलेगा। देखो रिकॉर्डेड क्लास कैसे देखें? रिकॉर्डेड क्लास में आपके पास सारे लेक्चर्स ऐप में रिकॉर्डेड में ही शो होते हैं। जो भी लेक्चर लाइव चल रहा है बाद में रिकॉर्डेड की तरह सेव हो जाएगा, तो देख लो, है ना। देखो कैसे, जैसे फर्मी डायरेक्ट, जैसे इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, और इनडिस्टिंग्विशेबल में आप समझ रहे हो फर्मी डायरेक्ट, राइट, फर्मी डायरेक्ट थ्योरी, आप ये समझ रहे हो, राइट। तो फर्मी डायरेक्ट में आपने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं? कहना फर्मी डायरेक्ट में हमने नंबर 1 पॉइंट ये लिखा है कि यहाँ पे हाफ इंटीग्रल होते हैं, ठीक है, जो पार्टिकल्स आपको मिलेंगे हाफ इंटीग्रल वाले मिलेंगे। और सेकंड हमने यहाँ से लिखा है कि जो टोटल वेव फंक्शन बनता है ना, टोटल वेव फंक्शन यहाँ से आता है, वो कैसा आता है? कहना वो एंटी सिमेट्रिक आता है ना। टोटल वेव फंक्शन कैसा होता है? एंटी सिमेट्रिक। और यही चीज फर्मी डायरेक्ट एफ से आप याद रखना कि ये फर्मियॉन्स के लिए समझाते हैं हम। किसके लिए समझाते हैं?
फर्मियॉन्स के लिए ये चीज हम लोग फर्मियॉन्स के लिए समझाते हैं। डन। एक ये भी पॉइंट याद रखना कि ये चीज हम फर्मियॉन्स के लिए बताते हैं। थर्ड फॉर्मूले में किसमें यूज होगा? थर्ड फॉर्मूले में एज सच कोई थ्योरी नहीं है, बस आप ये याद रखो कि थर्ड फॉर्मूले में डीजेनरेसी वाला फॉर्मूला है ना, जो इनडिस्टिंग्विशेबल का है। और कब बना है? जब इधर वाले फॉर्मूले में हमने n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है ना। एज सच ये किसी डिवीजन के या किसी थ्योरी के अंडर नहीं है। डन है। थर्ड वाले में किसी थ्योरी के अंडर नहीं है, ये डीजेनरेसी नेम से ही आएगा, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ये आपको अगर फर्मियॉन्स नेम से आ जाए या फर्मी डायरेक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को अरेंज करो तो भी समझ जाना कि इनडिस्टिंग्विशेबल फर्मी डायरेक्ट का ये वाला पोर्शन पूछा जा रहा है। अगर आपसे बोलते हैं कि बोस-आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स को अरेंज करो, इट मींस बोस-आइंस्टीन इनडिस्टिंग्विशेबल का ये वाला फॉर्मूला पूछा जा रहा है। बोलना अच्छा ओके समझ गए। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कुछ पॉइंट्स, इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए फर्मी डायरेक्ट जब भी आता है तो वो एक्सप्लेन करता है फर्मियॉन्स को। बोलेंगे ठीक है। फर्मियॉन्स में एक बात और आप ध्यान रखिएगा, नोट लगा के एक बात ध्यान रखना कि फर्मियॉन्स में ना पहले सिंगल सिंगल सारी की सारी सीट ऑक्यूपाइड होंगी, उसके बाद में डबल। देखना कैसे, जैसे मैंने ऐसे बोला, लेट सपोज कि आपके पास में 3 सीट है, m इक्वल्स टू 3 स्पेस है, और जिन पार्टिकल्स को आपको सेट करना है वो 2 है, राइट। वो कितने हैं? वो 2 है। 3 सीट है और 2 पार्टिकल्स को अरेंज करना है। आप बोलोगे अरेंजमेंट मैम या तो ऐसे हो सकता है, या फिर अरेंजमेंट ऐसे ऐसे हो सकता है, या फिर अरेंजमेंट ऐसे और कौन सा बच गया, सॉरी ऐसे और ऐसे हो सकता है, राइट। सिंगल सिंगल पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड होंगे तो अरेंजमेंट इस तरीके का आ सकता है। बोला हाँ एकदम सही है कि अरेंजमेंट इस तरीके का मिल सकता है। फर्मियॉन्स में बस एक बात नोट कर लो, एक बात लिखवा रही हूं, लिखिएगा। फर्मियॉन्स के लिए एक बात ध्यान रखना, लिखिएगा कि ऑल दी स्टेट विल बी सिंगली ऑक्यूपाइड। इसको लिख लेते हैं, पहले लिख लेना कि ऑल दी फर्मियॉन्स के लिए, फॉर फर्मियॉन्स ऑल दी स्टेट्स या एनर्जी लेवल आर सिंगली occupied then after pairing start, है ना, then after pairing starts। इसका मतलब फर्मियॉन्स के लिए हम लोग ये कह रहे हैं कि पहले आपकी सारी की सारी स्टेट सिंगली ऑक्यूपाइड होंगी और उसके बाद में ही हम लोग पेयरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डन। सारी स्टेट पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगी, उसके बाद में अगर आप ये बोल रहे हो कि उसके बाद में भी बनाना है तो सारी मैंने ऑक्यूपाइड कर दी सिंगली, उसके बाद में जाके मैं ऐसे बनाऊंगी, करेक्ट। तो कहना बस पार्टिकल के लिए ये बात फर्मियॉन्स के लिए याद रखना कि फर्मियॉन्स में हम लोग कहते हैं पहले सारी की सारी सीटें सिंगली ऑक्यूपाइड होंगी, है ना, जितने भी एनर्जी लेवल है दे ऑल विल गेट सिंगली ऑक्यूपाइड फर्स्ट, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है। डन। ये वैसा ही है जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग नहीं करते, ऑफ बॉ प्रिंसिपल और वो सब हम पढ़ते थे कि सारी स्टेट्स पहले सिंगली ऑक्यूपाइड होंगी उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है, बिल्कुल वैसा ही है। डन। देन आफ्टर पेयरिंग विल स्टार्ट या पेयरिंग स्टार्ट। डन है क्या? ये फर्मियॉन्स के लिए आप बस समझ के रखना। एक तो हमने ये पढ़ा कि फर्मियॉन्स को एफडी डायरेक्ट थ्योरी नेम से भी हम लोग समझते हैं कि ये थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। फॉर्मूले तो सब कुछ वही है, ठीक है। इनडिस्टिंग्विशेबल में फर्मियॉन्स आता है तो एफडी थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे ले रही हूँ जिनमें ये नेम वगैरह दिखे थे, देखना कैसे। जैसे आप ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये देखो एक बार। The number of microstates that are possible when two particles are distributed such that wave function is antisymmetric। क्या बोला कि कैसे अरेंज करें, W क्या होगा। आपको तो सारे फॉर्मूले याद है, आपसे बोल रहे हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स दैट आर पॉसिबल, इट मींस W आपसे पूछा जा रहा है when two particles are distributed such that wave function is antisymmetric। वेव फंक्शन कैसा हो, एंटीसिमेट्रिक। अगर ये नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ रहा है और उसने ये नहीं पढ़ा कि एंटीसिमेट्रिक सिमेट्रिक वेव फंक्शन में कौन सा पार्टिकल होता है, क्या होता है, उसको यही समझ नहीं आएगा कि W का फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, है कि नहीं। उसको यही नहीं पता कि W का कौन सा फॉर्मूला फिर हमें लगाना चाहिए। आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, बोलो भाई। ये है दिसंबर 14 का क्वेश्चन, CSIR दिसंबर 14 का ये सवाल है। मुझे बताइए इसमें W का कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे। हाँ बोलो, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए मुझे एंटीसिमेट्रिक या ये सब देख के।
कहाँ जाना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बोलो। बताओ। फर्मी डायरेक्ट वाला एकदम सही कि मैम अगर एंटी सिमेट्रिक लिखा है, वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक, तो यहाँ आ जाओ आप, है ना, यहाँ आ जाओ एक बार के लिए। यहाँ मैंने सारी बातें बताई थी आपको कि हाफ इंटीग्रल ऐसा आ गया कि सच दैट पार्टिकल्स आर हाफ इंटीग्रल, तो भी आप समझ सकते हो कि हाफ इंटीग्रल तो इसी के केस में थे। देखो ये सारा है ना आपको काम समझ में आएगा यहाँ से। जैसे आपके पास में आया कि पार्टिकल जो है वो हाफ इंटीग्रल है, इट मींस एफ डी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स है, या फिर आप कह सकते हो कि फॉर्मूला कौन से वाला लगाना है, इनडिस्टिंग्विशेबल का एफ डी वाला फॉर्मूला, मतलब डन। अगर ऐसे दे दिया कि वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक, या फिर ऐसे दे दिया कि फुल इंटीग्रल पार्टिकल, तो भी समझ जाना कि बीई वाला फॉर्मूला यूज करना है इनडिस्टिंग्विशेबल का, डन। अभी है कि एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है, तो समझ गए आप कौन सा फॉर्मूला है, क्या ना, इट मींस एफ डी वाला फॉर्मूला है, और वो यहाँ लिखा है एफ डी वाला फॉर्मूला इनडिस्टिंग्विशेबल का, ये वाला, डन। तो बोलना फॉर्मूला लगना चाहिए कि W इज इक्वल्स टू m फैक्टोरियल अपॉन में क्या था, n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल, डन। सीधा सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है, बोलो भाई, सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या आ रहा है। अच्छा मैंने स्टेट्स मेंशन करी है क्या, व्हेन टू पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स लिखना भूल गई ना, वरना m तो पता ही नहीं है, इन 4 स्टेट्स, है ना, सच दैट द वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। एम मेंशन नहीं था ना, अब कर लो एक बार, हो जाएगा। स्टार्ट करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर, जल्दी करो। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप देखने बैठोगे, इस चैप्टर के, इस टॉपिक के बहुत सारे मिलेंगे, जो पार्टिकल्स करके अपन ने पढ़ा है ना, पार्टिकल्स तक के इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे हैं। कितना आ रहा है, 6, आपने सॉल्व किया होगा, तो आफ्टर सॉल्विंग आपको मिला होगा कि इसको लिखना है m फैक्टोरियल, तो मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन में कितने पार्टिकल्स है, 2, तो 2 पार्टिकल्स और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, इट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, और यहाँ आया 2 का फैक्टोरियल, मतलब वही कि 2 इंटू 1, तो 2 से 2 गया, 2 से ये 2 गया, और 2 3 जा 6 आ गया, इट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा है, 6। अब आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर ये पता नहीं होता कि वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक या क्या, तो फिर फंस जाते, यही नहीं समझ आता कि डिस्टिंग्विशेबल है या इनडिस्टिंग्विशेबल, और फॉर्मूला कौन सा है। तो आज के बाद आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो आपने पढ़ा है, ये सारे फॉर्मूले हैं, इन सब में बस नेम ध्यान रखना कि एमबी स्टैटिस्टिक्स को ये सारे समझाते हैं डिस्टिंग्विशेबल को। इनडिस्टिंग्विशेबल में 2 थ्योरी आई, एक आई बीई, एक आई एफडी, दैट इज फर्मी डायरेक्ट। फर्मी डायरेक्ट में फर्मियॉन्स भी होते हैं, तो ये याद रखिएगा, जिनको हम लोग क्या कहते हैं कि एंटी सिमेट्रिक और हाफ इंटीग्रल, इनको कहा जाता है कि आपके पास में क्या होगा, फुल इंटीग्रल, या फिर कह सकते हो कि टोटल वेव फंक्शन कैसा होगा। समझ गए ना भाई, ये सारी चीजें कर लेना इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, डन है। चलो अब मैं ना एक क्वेश्चन और देती हूँ आपको, आप बताना क्या होगा उसमें, ठीक है। एक सवाल और दे रही हूँ, लिखिएगा। यहाँ मैं लिख ही रही थी, फिर आपके क्लास का टाइम हो गया। ये देखो, ये मैं लिख रही थी क्वेश्चन, लिखना, मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, नोट करिए। फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 fermion particles that can be in any of three possible quantum states, ठीक है। आप बताना द रेशो ऑफ probability that two particles are in the same state है ना, to what
व्हेन, समझ के देखो एक बार, टू पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट स्टेट। स्टैटिस्टिकल इसकी थर्मो की दिक्कत ये है कि इसके क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती है ना। क्वेश्चन होता तो आसान है, पहला 1, सेकंड हाफ, थर्ड 0, फोर्थ मान लो आप 1/4। बताना क्या होना चाहिए। देखिएगा एक बार, बताइए मुझे क्या होना चाहिए। ये आया था सितंबर 22 का क्वेश्चन, है ना। ये आया था सितंबर 22 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। बताइएगा क्या होना चाहिए। टेस्ट में आया था, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आए थे बट समझ नहीं आया था। टेस्ट में मेरे पास टेस्ट आया था आप लोगों का, है ना, तब मैंने ऐसे क्वेश्चन हटवा दिया था, मैंने चेंज करवा दिया था, बट शायद उन्होंने चेंज किया ही नहीं होगा। मैंने मना किया था कि ऐसा ना दे क्वेश्चन, क्योंकि ये चीज मैंने नहीं बताई थी ना। देखो कैसा है, क्योंकि फर्मियॉन्स करके अभी तक अपन ने डिस्कशन किया ही नहीं था। बोलो भाई क्या सही है। फॉर अ सिस्टम ऑफ टू फर्मियोनिक पार्टिकल्स, है ना, टू फर्मियन या फर्मियोनिक पार्टिकल, जैसी भी लैंग्वेज हो, इसको फर्मियोनिक कर लो। तो फॉर अ सिस्टम ऑफ टू फर्मियोनिक पार्टिकल्स दैट कैन बी इन एनी ऑफ 3 पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स, रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट टू पार्टिकल इन द सेम स्टेट टू दैट, प्रोबेबिलिटी हमेशा किसी की रेस्पेक्ट में चलती है ना। जैसे बोला भाई 6 नंबर हैं, उनमें से एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो कहना 1/6, ऐसे तो होता है। तो आपको कह रहे हैं आप प्रोबेबिलिटी हमको बताओ किस चीज की चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट टू पार्टिकल्स आर इन द सेम स्टेट, है ना। ऊपर तो ये और नीचे क्या चाहिए, है ना, टू दी व्हेन पार्टिकल्स आर इन डिफरेंट स्टेट, इस चीज का रेशियो चाहिए इनको। बोलो क्या होना चाहिए। आप ऐसे लो इसको, इस चीज को आप ऐसे लेना, है ना, ऐसे समझना कि आपसे कहा जा रहा है कि एक सिस्टम है, टू फर्मियोनिक पार्टिकल है और स्टेट्स हैं 3, 3 पॉसिबल क्वांटम स्टेट्स। इट मींस 3 तो स्टेट हो गई, है ना। मैं ऐसे लिख दूं कि m की वैल्यू तो 3 है, 3 स्टेट है, करेक्ट है। 2 पार्टिकल्स को अरेंज करना है, तो मैम जब भी 2 पार्टिकल्स अरेंज होंगे, हर वक्त अरेंजमेंट ऐसा आएगा कि या तो ऐसा होगा, है ना, या फिर अरेंजमेंट ऐसा होगा, या फिर अरेंजमेंट ऐसा और ऐसा होगा। ये जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे उसके बाद में डबल ऑक्यूपाइड होगा, करेक्ट है। तो ये कह रहा है कि डायरेक्टली ही डबल ऑक्यूपाइड हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, समझ पा रहे हो। वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टू पार्टिकल्स इन द सेम स्टेट, तो कहना भाई सेम स्टेट में तो तब आएंगे ना जब सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे सब लोग। डायरेक्टली सेम स्टेट में कैसे आ सकता है, क्योंकि फर्मियॉन्स के लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्मियॉन्स हमेशा पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके बाद डबल ऑक्यूपाइड होंगे, करेक्ट है ना, कि पहले सिंगली ऑक्यूपाइड उसके बाद डबलिंग, करेक्ट है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर पार्टिकल्स ही 2 ही है तो 2 पार्टिकल तो हमेशा ऐसे ही अरेंज होंगे कि एक यहाँ एक यहाँ, पहले सिंगली ऑक्यूपाइड और कोई तीसरा पार्टिकल आ जाएगा उसको यहाँ बिठा देंगे। अब 3 तो पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल है ही 2। कितने लोग बात समझ पाए मेरी, बोलो एक बार। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह है ना, जिसमें आपको ये कहा जाता है कि भाई पहले सारे इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड करना, अगर सारी जगह भर जाए, जैसे सपोज करो कि 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जगह भर गई, सब हो गए सिंगल ऑक्यूपाइड, बोला यस, अब जो नेक्स्ट आएगा उसको डबल कर देना, बोला ठीक है, ये तो सही है, समझते हैं हम लोग। इसका मतलब मैम जब पार्टिकल ही 2 है तो सिंगल सिंगल ही ऑक्यूपाइड होंगे, है ना, डबल कैसे हो सकता है, समझ गए क्या, बोलो भाई। सभी लोगों को क्लियर हुआ क्या कि 4 पार्टिकल मिनिमम आप दोगे ना, तब हम सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड करने के बाद डबलिंग करेंगे। जब यहाँ पे तो है ही 2 ही पार्टिकल, तो 2 पार्टिकल हमेशा ही अलग अलग ही अरेंज हो पाएंगे, एक में डबल कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट ही मैं ऐसे आऊं और 2 पार्टिकल को बिठा दूं तो ये तो फर्मियॉन्स में हो ही नहीं सकता। तो कहना इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है, कहना इसकी प्रोबेबिलिटी तो मैम 0 है, ऐसा नहीं हो सकता। समझ पाए आप शायद। बोलना इसकी प्रोबेबिलिटी, आप लोग हाफ दे रहे थे आंसर, हाफ नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0।
कि दो पार्टिकल्स हमेशा सिंगल ही ऑक्यूपाइड हो सकते हैं, दोनों को डबल ऑक्यूपाइड कर तो सकते हैं, लेकिन फर्मियंस में अलाउड नहीं है। इट मीन्स करेक्ट आंसर कौन सा है? 0। समझ पाए? चलेंगे आगे, है ना। मिनिमम भी मैम हम नहीं समझ पाए। अरे देखो कोमल, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर सीट 3 दे दी, ठीक है, और बोला कि आपको अरेंज करने हैं 2 पार्टिकल्स, तो आप कैसे कर सकते हो? या तो यहाँ या तो यहाँ, है ना। मैं ऐसा करूं क्या, डायरेक्टली यहीं बिठा दूं? कहना नो मैम, क्योंकि फर्मियंस में पहले पार्टिकल सिंगल ऑक्यूपाइड होता है, उसके बाद डबल होते हैं। बोला अच्छा, तो 2 पार्टिकल्स हमेशा ऐसे ही अरेंज हो सकते हैं, सिंगल सिंगल, या फिर ऐसे अरेंज हो सकते हैं कि यहाँ और यहाँ, अच्छा, या फिर यहाँ और यहाँ, है ना। आप कोई और दोगे ना मैम, गिनती बढ़ाओ अपनी। अगर आप 3 पार्टिकल दोगे तब जाके मैं सिंगल ऑक्यूपाइड, आप 4 दोगे तब डबलिंग हो पाएगी। समझ पाए? और वो आपसे पूछ रहा है डायरेक्ट डबलिंग की प्रोबेबिलिटी, कहना हो ही नहीं सकती, क्योंकि फर्मियंस में हमेशा पहले सिंगल फिर डबल, और हमेशा 2 पार्टिकल सिंगल सिंगल ही आ सकते हैं, डबलिंग तो कभी आ ही नहीं सकती। समझ पाए क्या? ये एक्चुअली इस रूल पे बेस्ड है, इस पे ये चीज को जस्टिफाई कर रहा है कि फॉर फर्मियंस ऑल दी स्टेट्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, उसके बाद में डबलिंग होती है। तो इसके लिए अगर 3 स्टेट आ रही है तो 1 2 3, अगर आपको डबल फिल करना है इसके बाद में तो 4 लाओ ना पार्टिकल। समझ पाए? ये बात है। अच्छा देखो, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप बताना। चलो ये मुसीबत तो इसलिए थी क्योंकि जगह 3 थी, है ना, एनर्जी लेवल 3 थे। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि मेरे पास में ये 3 स्टेट है या 2 ही स्टेट है, ठीक है, और m तो है 2, n है 3, अब बताओ प्रोबेबिलिटी किसकी? प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सेम है कि प्रोबेबिलिटी 2 पार्टिकल इन द सेम स्टेट, है ना, टू व्हाट व्हेन 2 पार्टिकल्स इन डिफरेंट स्टेट। आप अब आंसर दो एक बार, है ना, अब आंसर दो इस केस में। बताओ भाई, अब आप आंसर दो, क्वेश्चन एकदम सेम है ना। क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पार्टिकल इन सेम स्टेट टू व्हेन क्या लिखा था? 2 पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट, व्हेन 2 पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट। बताओ। अब बोलना मैम जब आपके पास में पार्टिकल 3 है, 3 का मतलब है कि भाई ऐसे और ऐसे बिठा दिया, है ना, और हमेशा ही डबलिंग होगी है। तीसरा कहाँ जाएगा? समझ पा रहे हो? हमेशा ही डबल ही बनेगा, चाहे आप ऐसे डबल बना लो या सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड करने के बाद ऐसे डबल बना लो, लेकिन हमेशा ही कोई ना कोई स्टेट तो डबल ऑक्यूपाइड आ ही रही होगी। समझ पा रहे हो? एवरी टाइम एक स्टेट में डबल तो हो ही रहा होगा। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पार्टिकल इन सेम स्टेट, तो कहना जब सीटें 2 ही है तो हर बार कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा आ रहा होगा, या तो यहाँ आ रहा होगा या वहां आ रहा होगा। और कुछ है क्या? आप बताओ, और कुछ कर सकते हो? इसके अलावा कुछ हो सकता है? बोलना नहीं। इट मीन्स 2 पार्टिकल इन सेम स्टेट, ठीक है, ऐसी 2 चीजें हैं। एंड व्हेन पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट, बोलना ये 0, ये फिर से 0, क्योंकि जब 2 ही सीटें हैं तो मैं 3 पार्टिकल्स को अरेंज करूं कैसे कि सब लोग डिफरेंट हो। समझ पाए? बोलो भाई। जब मेरे पास सीटें ही 2 हैं, है ना, जब सीटें ही 2 हैं तो किसी ना किसी को तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो यहाँ डबलिंग हो रही होगी, है ना, या फिर जो मैंने बनाया है कि यहाँ डबलिंग हो रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब लोग अलग अलग बैठ जाए, हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि आप बता दो, ये फिर से 0 ही आना चाहिए। बोलो, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ पा रहे हो क्या आप कि जो नीचे लिखा है ना कि पार्टिकल इन डिफरेंट स्टेट, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। कैसे पार्टिकल को डिफरेंट स्टेट में बिठा दूं? जगह ही 2 ही है, जब आपके पास में सीट ही 2 है तो आप 3 पार्टिकल्स को कैसे अलग अलग अरेंज कर सकते हो? बोलना मिनिमम सीट 3 लेके आओ मैम। जब आप मिनिमम सीट 3 लेके आओगे और पार्टिकल भी 3 है, अब ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, है ना। डन है? वरना 2 ही आपकी सीटें रहेंगी तो पार्टिकल कभी भी सिंगल ऑक्यूपाइड नहीं होगा, हमेशा डबल ऑक्यूपाइड या तो यहां हो रहा होगा या यहां हो रहा होगा। अब डन है ना? क्लियर है ना? इस बार फिर से प्रोबेबिलिटी 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाली चीज तो आ ही नहीं पा रही। करेक्ट है क्या? ऐसे तो थोड़ा सा
आप बस उस रूल को दिमाग लगा के चलना। वो रूल ये बोलता है कि फर्मियंस पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड होते हैं, उसके बाद डबल। डन है, चले आगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, है ना। ये सारा पोर्शन डन था, ये सारी बातें है ना वैसे तो मैं कर चुकी हूँ, ये सारे फॉर्मूले तो मैंने पढ़ा दिए थे आपको, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन सी थ्योरी के अंडर है। तो अब आप क्लियर रखना, एफडी थ्योरी से फर्मियंस है, ठीक है, तो इसको आप समझ के रखना बस ये क्वेश्चंस, ये फॉर्मूले थे। अब हम चलते हैं आगे। पार्टीशन फंक्शन में आपको पढ़ा रही थी, है ना, एनसेम्बल पढ़ा दिया था, और पार्टिकल फंक्शन मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है क्या नहीं, है ना। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा मैम। हाँ, मतलब ललिता कहने का मतलब वही है कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है ना, कि इसको कैलकुलेट कर पाना इज नॉट पॉसिबल, ऐसा है, ठीक है। लिखिएगा पार्टीशन फंक्शन। चलते हैं आगे, लिखो। देखो, पार्टीशन फंक्शन से मेरी बात चल रही थी, है ना, यहां तक मैं आ गई थी, पार्टीशन फंक्शन तक आ गई थी। चलिए लिखिएगा पार्टीशन फंक्शन। देखो, पार्टीशन फंक्शन हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और पार्टीशन फंक्शन 3 टाइप का होता है, या तो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन, है ना, जिसको हम क्यूटी कहते हैं। एक आता है आपके पास में रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल, जिसे हम लोग क्यू आर कहते हैं। और एक लास्ट आता है आपके पास में वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल, मेजर ये 3 ही होते हैं। और फिर आया वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। ऐसे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टीशन फंक्शन भी होता है ना, 2 और होते हैं, लेकिन उनपे बहुत ही कम चांसेस होती हैं कि आपसे कुछ पूछा जाए, करवाऊंगी लास्ट में। तो मेजर तो 3 ही पार्टीशन फंक्शन होते हैं, क्यू टी, क्यू आर और क्यू वी। डन है क्या? ये 3 पार्टीशन फंक्शन आपके मेजर पार्टीशन फंक्शन हुआ करते हैं। अब ये पार्टीशन फंक्शन है क्या? ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ना, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता है ऑफ पार्टिकल्स इन ईच स्टेट। हर एक स्टेट में आपके पार्टिकल्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज आपको बताता है पार्टीशन फंक्शन। इन जनरल इसका एक फॉर्मूला है कि हम Q इज इक्वल्स टू, पता क्या लिखते हैं कि G ई रेस टू द पावर माइनस का लिखना, ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ, ठीक है, GI/KT, है ना। इसका एक जनरल सा फॉर्मूला है जो हर जगह चलेगा। लिखिएगा GI, या इसको E1 एनर्जी भी लिख सकते हैं कि E1/KT। डीजनरेसी से बेटर इसको लिखना E1 माइनस का E1 या EI, यहाँ पे भी GI लगा दिया, है ना, KT/KT, ऐसे करके आप इसको लिखा करते हो। ये आपका फॉर्मूला होता है पार्टीशन फंक्शन का। इन जनरल होता है कि इट इज इक्वल्स टू GI ई रेस टू द पावर माइनस का EI/KT। इसको अपन Q कहते हैं। जब ये QT बनेगा ट्रांसलेशनल, जब फॉर्मूला अलग होगा, जब R बनेगा तब फॉर्मूला अलग होगा, है ना, रेस्पेक्टिव अपन पढ़ते रहेंगे। तो एक बार तो हमने ये जनरली लिख दिया। अब देखना एक बार क्या चीज होगी, जब हम ये ओवरऑल समझाते हैं ना, तो जो आई है ना, जो मैंने आई लिखा है यहाँ पे, उस आई को भी आप एक्सप्लेन करते हो। और आई को बताने के लिए, आई का मतलब ऐसे है कि जैसे ये G1 हो गया, ई रेस टू द पावर माइनस E1/KT हो गया, है ना, ये G2 हो गया, ऐसा तो मैम बहुत सारे हो जाएंगे। तभी ना इस आई को हटाने के लिए हम यहाँ समीशन लगाते हैं और कहते हैं आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई तक, है ना। इन जनरल लिख दिया कि आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई तक समीशन ऑफ, मतलब सम ऑफ सारे, है ना। अभी इसको पूरा लिखूंगी समीशन हटा के, तो लिखना ये समीशन लगा के ओवरऑल हम क्यू को समझा देते हैं, दैट इज पार्टीशन फंक्शन को समझा देते हैं कि इट इज इक्वल्स टू समीशन आई इक्वल्स टू 0 से आई। अब देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं अपन लोग, है ना, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज पढ़ना प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी क्या क्या है। लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टीशन फंक्शन। इसमें एक सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट, कि किसी भी ith स्टेट में कितने पार्टिकल्स होंगे उनका रेशो कैसे निकालें। लिखना फ्रैक्शन या रेशो ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट, है ना, कि किसी भी पर्टिकुलर ith स्टेट में
फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालना है, देखो कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन या रेशो या इसको प्रोबेबिलिटी भी कह दिया जाता है, इसको प्रोबेबिलिटी वर्ड से भी पूछ लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी भी इन्हीं का ही नाम है कि प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन या रेशो ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट। देखना कैसे, ऐसे बोलेंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम p से लिखते हैं, है ना, या n से लिख सकते हैं या p से लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू जो भी स्टेट है तो उसका gi e रेज टू द पावर माइनस का ei बाय kt, और अपॉन में क्या लिखते हैं अपन, टोटल। तो टोटल आएगा जब समीशन करेंगे i इक्वल्स टू 0 से i gi e रेज टू द पावर माइनस का ei बाय kt। क्या किया समझ नहीं आया, ऐसा लग रहा है ऊपर नीचे एक ही फॉर्मूला लिख दिया, नहीं, ऊपर तो कोई पर्टिकुलर स्टेट का लिखा है कि जैसे समझ लो कि G2 का लिख रही हूँ, तो यहाँ G2 e रेज टू द पावर माइनस e2 बाय kt, और नीचे टोटल लिख रही हूँ कि सबका 1 2 3 4 जितनी भी स्टेट्स है सबका समीशन। तो पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे लेट सपोज कि आप मेरे से पूछ रहे हो ऐसे, देखो आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैम ये बहुत सारी स्टेट्स है, ठीक है, ये m इक्वल्स टू 4 है कि 1 2 3 4, आप ये जानना चाहते हो कि दूसरे वाली स्टेट में पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 2 पार्टिकल है 3 पार्टिकल है, आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हो। तो ऊपर हमने रखा है ये वाली पर्टिकुलर स्टेट और नीचे हमने रखा है समीशन, मतलब सबका सम कि सारी स्टेट्स में कितने हैं, डन। ऐसे तो ऊपर अलग रखा है, नीचे समीशन करके टोटल करा है, डन है ना। ये मैंने सबसे पहले लिखा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला या फ्रैक्शन का फॉर्मूला या रेशो का फॉर्मूला मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, डन है ना। अब अगर मैं इसमें i इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं तो i इक्वल्स टू, सबसे पहले अगर मैं इसमें ऐसे लिख दूं कि ग्राउंड स्टेट i इक्वल्स टू 0 ले लिया, i इक्वल्स टू 0 मतलब ऐसे हो गया कि पहली स्टेट एकदम, है ना, i इक्वल्स टू 0 है तो कहना g भी 0 बन जाएगा, और डीजेनरेसी ऑफ 0 स्टेट हम लोग लेते हैं 1, है ना, कि डीजेनरेसी ऑफ ग्राउंड स्टेट हम लोग 1 मानते हैं, करेक्ट है। तो कहना g0 को हम लोग 1 मानते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर तो मुझे हर i की जगह 0 पुट करना है, तो ये हो गया g0 e रेज टू द पावर माइनस e0 बाय kt, और नीचे क्योंकि ये समीशन है और अभी अभी पीछे मैंने लिखा है कि समीशन को ही तो पार्टीशन फंक्शन कहते हैं टोटल, बोलना ओके, तो नीचे तो मैं q लिख सकती हूँ, बोलना हाँ आराम से लिख सकते हो। ये चल रहा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू ऊपर जो भी आ रहा है नीचे में q आ रहा है, बोलना डन है कि ऊपर जो भी आएगा अपॉन में टोटल आ जाएगा, दैट इज q आ जाएगा, डन। अब ये आंसर पता है कहाँ से आएगा, बोलना ये आंसर वहां से आएगा जब आप हमको ये बता दो कि जीरो स्टेट या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है, कहा वो भी 0 है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे चीजें पुट करूंगी, g0 तो 1 है, यहाँ कहीं लिख लो ना, e0 0 ही है, डन। तो बोलना इससे आंसर मिलेगा मुझे मैम कि ऊपर तो 1 ही बच गया अपॉन में टोटल। देखो एक बार क्या किया, डीजेनरेसी ग्राउंड स्टेट की 1 मानी, तो ये तो 1 है, ठीक है, और ये e0 क्या है, क्या ना e0 तो 0 ही है, और किसी की भी पावर 0, e की पावर -0 या 0 बोलूं वो कितना होता है, 1 ही होता है, डन। तो ओवरऑल ऊपर 1 आया और नीचे क्या आ रहा है आपके पास में q, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन q, डन है क्या। मतलब प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, 1 अपॉन q के बराबर है, मतलब इनवर्स है ये पार्टीशन फंक्शन का, है ना। probability of the ith state particle, probability of particle in ith state is equals to 1 upon total, that is partition function, डन है क्या। चलें क्या आगे, ये कुछ छोटे छोटे वो पॉइंट्स हैं जिनसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ना, एकदम डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा हुआ है। सेकेंड पॉइंट समझना आप एक बार, दूसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। अब हमको यही डिस्ट्रीब्यूशन समझना है पार्टिकल्स का, यही डिस्ट्रीब्यूशन समझना है जब टेम्परेचर लो है, एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कैसा है, इट इज अप्रोचिंग टू 0, कि टेम्परेचर काफी लो है, तब हमको ये समझना है कि पार्टिकल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट लो टेम्परेचर, है ना। लो टेम्परेचर में मुझे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली समझना है, डन है क्या। देखना कैसे समझेंगे, लिखना पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन तो पार्टीशन फंक्शन से समझा जाता है, एंड इट इज इक्वल्स टू समीशन i इक्वल्स टू 0 से i gi e रेज टू द पावर माइनस ei बाय kt, बोलना डन। अगर इसको मैं पूरा का पूरा समीशन हटा दूं तो आप बताओ क्या आएगा, कहना q इज इक्वल्स टू g0 e रेज टू द पावर माइनस e0 बाय kt प्लस में g1 e रेज टू द पावर माइनस e1, है ना, e1 बाय kt, करेक्ट है, प्लस में बस आप ना i की जगह
जैसे 0 था तो 0 0 कर दिया, 1 1 कर दिया। अब क्या करूं, तो कहना G2 e raised to the power minus E2 by KT एंड सो ऑन। इन सब का समीशन ही तो था ये। समीशन क्या होता है, ऑफ सम ऑफ। बोलना करेक्ट है, ऐसे लिख सकते हैं ना। समीशन हटा के सारी इंडिविजुअल जो भी एनर्जी स्टेट्स हैं सबको मैंने लिख दिया इंडिविजुअली। डन है। अब बस एक बात समझना, देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि टेम्परेचर लो है ना, क्या लिखा है मैंने ऊपर कि एट लो टेम्परेचर। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत लो है, तो बोलना एट लो टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर टेंड्स टू 0 जाएगा, आप बताओ एक बार क्या होगा। बोलना यहाँ पे 1 अपॉन टेम्परेचर है, 1 अपॉन 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 1 अपॉन 0, यहाँ पे 1 अपॉन 0। और आपको पता होगा या नहीं पता होगा पता नहीं, 1 अपॉन 0 कितना होता है, इन्फिनिटी। करेक्ट है क्या। तो कहना ये कुछ ऐसे आएगा कि Q इज इक्वल्स टू G0 e की पावर माइनस का इन्फिनिटी, है ना, G1 और e की पावर माइनस का इन्फिनिटी। करेक्ट है ना। G2 e की पावर माइनस का इन्फिनिटी प्लस का ये समीशन। करेक्ट है क्या। लिख सकती हूँ ऐसे, बोलना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भी लिख सकते हैं ना। e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आई गेस 0 ही होता है। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 ही होता है। डन है क्या। 0 होता है, 1 होता है, कितना होता है, बोलो एक बार। सही है ना। e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 ही होता है ना। बस एक चीज यहाँ पे करेक्ट कर रही हूँ, और वो ये कि लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर तो 0 हो गया, और जो E0 होता है वो खुद भी तो 0 ही होता है। मतलब E0 की बात कर रही हूँ। E0 से जब 0 होगा तो ये हो गया e की पावर 0, और वो तो 1 होता है। इट मीन्स यहाँ से ये मुझे हटा देना चाहिए। बस देखो, देखो क्या किया मैंने, समझा रही हूँ वापस। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली कि लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर 0 है वो तो ठीक है, लेकिन जो E0 की वैल्यू है वो 0 ही होती है। पीछे भी लिखी है मैंने, कहीं मैंने लिखा है कि E0 को मैंने 0 माना है, डिजेनरेसी 1 माना है। ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे E0 तो 0 मानना है, कि ना E0 आप 0 रखोगे तो ये e की पावर 0 होगा, वो तो 1 होता है। इट मीन्स G0 बचेगा सिर्फ। डन। और मैम e की पावर माइनस इन्फिनिटी यहाँ लिख दिया कि 0 है, तो कोई चीज 0 से इंटू होगी तो अल्टीमेटली 0 बन जाएगी। फिर से ये कुछ 0 से इंटू होगी, अल्टीमेटली 0 बन जाएगी। प्लस सो ऑन, और प्लस ये, और प्लस सिर्फ G0। कहना इसका मतलब ये आया कि जब भी लो टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर कम है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स, या ऐसे कहूं कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम ग्राउंड स्टेट में होता है। या तो ये बोल दूं, या ऐसे बोलूं कि मैक्सिमम पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में ही अवेलेबल होते हैं, बाकी जगह नहीं। बाकी जगह सब 0 0 हो गए। इट मीन्स ये पार्टीशन फंक्शन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताता है पार्टिकल्स का। और इसने आपको क्या बताया कि जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम बस G0 के बराबर ही आ रहा है। इट मीन्स ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी के बराबर ही आ रहा है। तो ऐसे बोलूं मैं यहाँ से कि एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम है ना, पार्टिकल्स या मैक्सिमम पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ग्राउंड स्टेट। ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन इज एट ग्राउंड स्टेट। जो भी मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो कहाँ अवेलेबल होता है, कहना ग्राउंड स्टेट पे। डन है क्या। लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये आप नोट करना लो टेम्परेचर के लिए। या एक और लाइन भी आती है इसमें, और वो ये लिखते हैं, देखो एक लाइन और आती है, वो भी कहीं लिख देती हूँ। एक और लाइन है, और लगा के लिख रही हूँ कि एट, कहाँ लिखे हैं इसको, एक सेकेंड, इसी बात को यहाँ लिख रही हूँ एक और लगा के कि एट लो टेम्परेचर ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल। क्या लिख रही हूँ, ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल। एक ये स्टेटमेंट भी इसी का ही है। फर्स्ट वाला 0 क्यों नहीं हुआ, समझा रही हूँ अभी। तो पहले मैंने क्या लिखा कि एट लो टेम्परेचर, आप ये भी लिख सकते हो कि ओनली ग्राउंड स्टेट इज एक्सेसिबल, कि सिर्फ वही अवेलेबल है। या आप ये भी लिख सकते हो कि एट लो टेम्परेचर मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहता है, ग्राउंड स्टेट पे ही रहता है।
डन, ये दोनों ही स्टेटमेंट इसी के ही है। डन। अब देखो क्यों नहीं हुआ वो समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या है ना, दो चीजें हुई, इसको देखना एक बार, इसको क्या हुआ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने ये बोला कि G0 e की पावर माइनस का E0/kT आ रहा था, ठीक है। अब लो टेम्परेचर है तो 1/T, और T तो जीरो बनने जा रहा है, तो जैसे ये 1/0 होगा, अब आप क्या सोच रहे थे कि ये रह जाएगा G0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी। उससे पहले मैंने आपको क्या बोला कि टेम्परेचर तो जीरो होने जा रहा है, दैट्स करेक्ट, लेकिन जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है ना E0, वो खुद ही जीरो है। समझ पा रहे हो, वो खुद ही जीरो है, यही तो लिखा है हमने यहाँ, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जीरो है। और जैसे किसी की एनर्जी जीरो होगी, ओवरऑल ये चीज जीरो आ रही है, समझ पाए। ओवरऑल जब ये चीज जीरो आ रही है तो e की पावर माइनस जीरो, क्या लिखूं इसको, 1 ही तो लिखूंगी इस पोर्शन को, तो मैंने इसको 1 कर दिया और सिर्फ G0 रह गया है। डन, ऐसे किया, मतलब एक फैक्टर यहाँ पे G0 वाला लगा दिया और कुछ नहीं। डन, चलें आगे। चलो देखो समझना, अब नेक्स्ट समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एट हाई टेम्परेचर, है ना। सेकंड समझना आप, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये समझते हैं, लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है अब, ठीक है, इतना हाई टेम्परेचर हो रहा है। बोला जो पार्टीशन फंक्शन है Q, उसे लिखते हैं समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0 टू I GI e रेज टू द पावर माइनस का EI/kT, ये लिखते हैं ना, बोलना डन। ये है पार्टीशन फंक्शन, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, अगर मैं इसको फिर से वैसे समीशन को ओपन कर दूं तो क्या लिखूंगी कि ना G0 e रेज टू द पावर माइनस का E0/kT प्लस का G1 e रेज टू द पावर माइनस का E1/kT प्लस का G2 e रेज टू द पावर माइनस E2/kT एंड प्लस का सो ऑन। लिख सकती हूँ, बोलना यस, लिख सकते हैं, है ना। मैम टेम्परेचर एंड E दोनों साथ नहीं जीरो होंगे, नहीं, क्योंकि टेम्परेचर तो 1/T है ना, टेम्परेचर तो 1/T है, और जो E है वो तो ऊपर ही है। अगर एनर्जी ऊपर ही जीरो हो गई और नीचे 1/0, वो इन्फिनिटी बना रहा है, तो मैंने तो ओवरऑल ही जीरो ही मान लिया, ऐसे किया, ठीक है। टेम्परेचर साथ थोड़ी है, वो तो 1/में है ना। अभी देखना एक बार क्या हुआ। अब बोल रहे हैं जब टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, इट मीन्स वो इन्फिनाइट हो रहा है। आप मुझे एक बात बताओगे कि जैसे यहाँ लिख रही हूँ Q इज इक्वल्स टू G0 e की पावर माइनस E0/kT लिख रही हूँ, और इसमें ये T ना बहुत हाई हो रहा है, इट मीन्स इन्फिनिटी हो रहा है। अब आप बताओ मुझे एक बार, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 1 है ना टेम्परेचर, तो 1/इन्फिनिटी हो रहा है, वो जीरो होता है ना। हाँ भाई, समझ पाए कि टेम्परेचर जो है नीचे आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, और कह रहे हैं 1/ वाली चीज जो है वो बहुत हाई हो रही है, 1/इन्फिनिटी हो रहा है, तो 1/इन्फिनिटी तो जीरो होता है, तो कहना है इसका मतलब है ये ओवरऑल जीरो हो रहा है। डन, इसका मतलब यहाँ पे भी ये जीरो हो रहा है। डन, इसका मतलब ये G2 है, E की पावर जीरो हो रहा है और ऐसे चल रहा है, करेक्ट है ना। बोला हाँ डन है, इट मीन्स 1/इन्फिनिटी बन रहा है, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, बोलना क्लियर। और E की पावर जीरो कितना होता है, 1, तो कहना E की पावर जीरो कितना आता है आपके पास में, 1। इसका मतलब मैम G0 ये 1 हो गया, ये 1 है ना, G1 ये 1 हो गया, अच्छा ये G2 ये 1 हो गया, G2 ऐसे ही G3 ऐसे ही G4, और ये सारे के सारे 1 बन रहे हैं, करेक्ट है। इट मीन्स ये तो ये मतलब हो गया कि सारे के सारे जितने भी आपके पास में स्टेट्स हैं वो सभी अवेलेबल है ना, वो सभी के सभी अवेलेबल है। इट मीन्स लिखना एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर all the energy states are accessible, करेक्ट है ना, सारी के सारी एक्सेसिबल है, सारे के सारे प्रेजेंट है। लो टेम्परेचर पे तो सिर्फ यही प्रेजेंट था, हाई टेम्परेचर पे सारे प्रेजेंट है, तो क्या है ना, हम लोग कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पे ऑल दी एनर्जी स्टेट्स आर एक्सेसिबल, करेक्ट है क्या। ये बात हम कह सकते हैं किसके लिए, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, सारी एनर्जी स्टेट एक्सेसिबल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एट हाई टेम्परेचर ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर एक्सेसिबल, पार्टिकल कैन बी प्रेजेंट एट ऑल या एट एनी स्टेट, करेक्ट है ना। कहीं भी पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे सारी ही स्टेट्स अवेलेबल है या एक्सेसिबल है। डन, चलूं क्या आगे।
यहां तक ओके है ना? 0/0 होना चाहिए था ना मैम। देखो इम्पैक्ट किसी एक का ही देखा जाता है, अगर 0/0 हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा तो आप उसे ओवरऑल 0 कहोगे, और किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। ऐसे समझ लो, समझ पा रहे हो? किसी की पावर 0, 0/0 कह रहे हो ना, तो 0/0 को मैंने 0 ही कह दिया, और किसी की पावर 0 क्या होती है? 1। इट मीन्स क्या हो गया कि ये वाली चीज तो क्या बन गई, ये भी 0, समझो एक बार, और ये भी चीज 0, 0/0, तो ये ओवरऑल 0 ही आ गया, और किसी की पावर 0 1, इट मीन्स यही रह गया ना। आप जैसे भी समझना चाहो। डन? समझ में आ रही बात? चलूं आगे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा। एक सवाल करते हैं हम लोग, लिखिएगा आप। एक क्वेश्चन कराती हूँ। 0/0 तो अनडिटरमाइन होता है ना। चलो ऐसा करो, मान लो वो चीज बस। when t tends to infinite, when t tends to infinite, that is high temperature, आपको बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ सिंगल पार्टीशन फंक्शन, वैल्यू ऑफ सिंगल पार्टीशन फंक्शन विल बी, ठीक है, और कह रहे हैं गिवन degeneracy of level j is gj, ठीक है। ऑप्शंस क्या हैं देखो, आपको ऐसा लगेगा आपने पढ़ा ही नहीं है कभी। 1 g0 समीशन जे से, और या फिर 1 अपॉन समीशन जे। बताओ, मन से कोई एक फैक्टर तो डोमिनेट करता है ना। अगर ये 0/0 बन रहा है, सपोज एनर्जी वाला फैक्टर डोमिनेंट बन गया, तो ये ओवरऑल एनर्जी मतलब ओवरऑल रेशियो 0 की तरफ चला जाएगा। अगर सपोज कि ये वाला फैक्टर डोमिनेंट बन गया, तो 1/0 इन्फिनिटी की तरफ चल जाएगा। तो फिलहाल मैं कह रही हूँ आपको कि मान लो आप ऊपर वाली चीज भी 0 हो रही है, तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग हमने ओवरऑल को 0 कह दिया। डन? ऐसे मान लो। ये जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट 15 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन है CSIR नेट 15 का। बताइएगा क्या सही होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है एक बार रिपीट कर रही हूँ। यहां मैंने लिखा है समीशन जे जी जे, और यहां मैंने लिखा है 1 अपॉन समीशन जी जे, है ना, 1 अपॉन समीशन जे जी जे। क्या करेक्ट है? हाँ जी, क्या आया करेक्ट आंसर? आप लोग कह रहे हैं कुछ लोग सी, कुछ लोग कह रहे हैं बी, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं बी। चलिए देखिएगा एक बार कैसे करना था। क्या लिखा है यहाँ पे कि when temperature tends to infinity the value of single partition function will be degeneracy of level g is gj। क्या चीज है ये? मतलब आपको ऐसे कहा है कि जब आपके पास में टेम्परेचर जो है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर है। डन? इसका मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है।
और अगर हाई टेम्परेचर है तो आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पे G0 भी होता है, G1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, अरे मैम सारे ही होते हैं, इट मीन्स G4 सब होते हैं, ठीक है। ये ऐसे ना लिख के अगर समीशन कर दिया जाए तो लिख दो, कोई बात नहीं, समीशन G का। अब हम लोग क्या करते हैं ना, GI लिखते हैं, जैसे शुरू से ही कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, यहाँ देख लो I इक्वल्स टू 0 से I तक GI e रेज़ टू द पावर EI, हमारे लिए I एक नंबर है ना, I एक इंटीजर नंबर है, या ऐसे कह लो कि ये कुछ भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स हम कहते हैं I 0 से लेकर I तक हो सकता है। I मतलब जो तुम मानो कि I4 I5 जितना मानोगे वहां तक चला जाएगा। बोला ठीक है, इट मीन्स हम I एक जनरली नंबर देते हैं। अब इसने कहा I नंबर मत बोलो, आप I मतलब J ले लो। बोला ठीक है, J ले लेते हैं। तो बोलना इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि J इक्वल्स टू 0 से लेकर J तक। अब इसको ऐसे ना लिख के इन्होंने कैसे लिख दिया कि समीशन QJ और यहाँ J लिख दिया। क्या ही दिक्कत है, सेम ही तो है। कहना हाँ ठीक है, समझ गए हम। इट मीन्स सॉरी G है ना, ये चीज G है। इट मीन्स सारे G वैल्यूज का समीशन करना था मैम, और बस J लगा दिया। जो आप I लगाते थे हमने J लगा दिया। बोला करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर C वाला है। डन है क्या? कि सारे G का समीशन, बस यही आएगा। डन, कि हाई टेम्परेचर पे सारी डिजेनरेसीज अवेलेबल होती है, सारी एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होती है, तो सबका समीशन, तो समीशन J इक्वल्स टू 0 से लेकर J तक, तो इन्होंने ऐसे लिख के दे दिया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? C। चले एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको, बताइएगा क्या सही होना चाहिए। देखो एक सवाल आ रहा है आपके पास में, देखिएगा। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2p 1/2, ठीक है, ऑफ फ्लोरीन lies at energy of 400 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको बोल रहे हैं अबव द ग्राउंड, है ना, ये साथ में ही है, अबव द ग्राउंड। स्टेटमेंट को थोड़ा ढंग से पढ़ना। अबव द ग्राउंड स्टेट, क्या दे रखी? ग्राउंड स्टेट 2p 3/2। ये वही फुल स्टॉप का बहुत बड़ा यूसेज होता है, ये समझ में आता है कहां तक साथ में ये पूरा सेंटेंस। आगे है कि द फ्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन एटम above in the first excited state at kbt, और बोल रहे हैं kbt 420 है सेंटीमीटर इनवर्स, इज क्लोज टू। आपको लगेगा कि पढ़ा ही नहीं है ये हमने, देखो एक बार। ऑप्शंस हैं 1/1 + e, दूसरा ऑप्शन है 1/1 + 4e, तीसरा ऑप्शन है 1/2 + e, और लास्ट ऑप्शन है 1/1 + 2e। डन। और ये क्वेश्चन है CSIR नेट 17 का, ठीक है, नेट 17 में आया था ये। स्टार्ट करिए आप, एक बार पढ़ो, एक बार अच्छे से पढ़ो, है ना, मैं भी रीड करती हूँ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये दे रखी है आपको, ठीक है, ऑफ फ्लोरीन लाइज एट एनर्जी ऑफ 400 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड स्टेट, वो भी दे रखी है। द फ्रैक्शन ऑफ फ्लोरीन एटम इन अबव इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एट KBT दिस इज क्लोज टू। देखो क्या करना है, बताओ। फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? जिस भी स्टेट के लिए पूछा है अपॉन में टोटल। फ्रैक्शन समझते हो आप कि इसने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा है, इट मींस क्या आएगा, है ना। इसका हिंट है ये इस तरीके से है कि आपसे जानना चाह रहा है कि पहली एक्साइटेड स्टेट में पार्टिकल कितने हैं अपॉन टोटल। तो कहना प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हो, जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं कि किसके लिए जानना चाह रहे हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो कहना N1 और अपॉन में टोटल N, ठीक है। N1 को क्या लिखूंगी? जनरली क्या लिखती हूँ कि GI e रेज टू द पावर माइनस का EI बाय KT, और अपॉन में क्या लिखती हूँ? टोटल। तो अब GII क्यों लिख रहे हो? इसको क्या लिखना चाहिए मैम? इसे आप लिखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ये, G1 ऐसे करके, और नीचे आना चाहिए टोटल।
डन है क्या? बस ये फ्रैक्शन आप लेके आ जाओ, ये फ्रैक्शन आप लेके आओ। एक बार ट्राई करो, ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं करना होता भाई। दो आपके पास में स्टेट है, एक ग्राउंड स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और एक हो गई एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है मैम, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, है ना? ऐसे समझो जैसे जो एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछ रहा है उसके लिए n1 है, तो जो आई लिख रही हूँ उसके लिए वो i1 है, तो डन है, g1 e⁻e1/kt, ठीक है। नीचे क्या लिखूं? टोटल, तो टोटल दो ही तो स्टेट हुई ना, एक ये एक ये, इट मीन्स मैम टोटल में आप लिखो g0 e⁻e0/kt और प्लस का g1 e⁻e1/kt। ये कहीं से आपने टोटल सॉल्व कर दिया ना, तो बस आपके पास में ये फ्रैक्शन आ गया। डन है क्या? बोलो भाई, ये आ गया, ये हिंट है। एक बार पढ़ो भाई, ये क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको पढ़ने पे कि ये तो पता नहीं क्या है, हमने तो कभी देखा ही नहीं है ऐसा, है ना? अप्रोच डेवलप करनी है तो थोड़ा सा पेशेंसली इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपको दे दी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जैसे कि मैं ये ले रही हूँ, तो ये कितना दिया है मुझे? 2p1/2, अच्छा। और जो ग्राउंड स्टेट है वो भी दे दी, ये कितनी है? 2p3/2, ठीक है। अब मेरे को कह रहे हैं कि मेरे को फ्रैक्शन बताना है, फ्रैक्शन मतलब ये बताना है ना? किसका फ्रैक्शन बताना है? कि एक्साइटेड स्टेट में कितने हैं पार्टिकल अपॉन में टोटल, दोनों का। बोला ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट 1 है, ग्राउंड स्टेट 0 है, तो ना बोलना कि एक्साइटेड स्टेट का ये है पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, और टोटल का ये है कि 0 वाले का और 1 वाले का। डन। आपको सिर्फ ये रेशियो सॉल्व करके देना है मुझे, ये कहीं से सॉल्व करके दे दो, ये सॉल्व हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। एक एक करके चलते रहो, समझ में आ जाएगी बातें क्या क्या चल रहा है यहाँ। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, जब ये हो जाएगा आप बोलोगे अच्छा इतना आसान था क्या, हमको लग रहा था पता नहीं क्या ही हो रहा है। अच्छा चलो मेरे को ये बता दो आप, है ना, एक बात बता दो मुझे, एक बात का आंसर कर दो आप, एक सेकेंड, एक बात का आप मुझे आंसर कर दो कि जब भी मेरे को टर्म सिंबल दिए होते हैं, आप तो ये बताओ, जब भी मेरे को टर्म सिंबल दिए होते हैं, टर्म सिंबल दिया है ना अभी मुझे, जैसे दो टर्म सिंबल दिए हैं, एक तो ग्राउंड स्टेट है ना भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, आसान है बहुत, और ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट मुझे कितनी दी है? ग्राउंड स्टेट मुझे दी है 2p3/2, तो ये तो है 2p3/2 और ये है 2p1/2, करेक्ट है ना? 2p1/2, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ मेरे को आप g0 बता दो, तो g0 क्या है? डिजेनरेसी, तो मैं आपसे डिजेनरेसी पूछना चाहती हूँ। मैंने आपको पहले भी करवाया है एक सवाल, याद आ रहा होगा, है ना? सुनना, देखो मैं करवा रही हूँ सॉल्व, शांति रखो, सामने देखो एक बार, है ना? अरे भाई शांति रखो, इतना नहीं परेशान हो, यहाँ देखते चलो। मुझे बताओ जब भी टर्म सिंबल दिया होता है g0 या g0 या g, तो डिजेनरेसी होता है। अरे टर्म सिंबल की डिजेनरेसी कैसे निकालते हैं, तो ये सिखा दो। टर्म सिंबल की डिजेनरेसी कैसे निकालूं, क्या आपको ये आता है? टर्म सिंबल की डिजेनरेसी 2j+1, समझते हो ना भाई? इतना तो कहना, टर्म सिंबल की डिजेनरेसी अगर आपको निकालनी है तो फॉर्मूला चलता है 2j+1, ठीक है। अब j कहां से लाऊं? कहना मैम ये जो लिखा होता है यही तो होता है, मतलब टर्म सिंबल ऐसे लिखा होता है 2s+1, है ना, और ये कोई भी टर्म सिंबल क्या लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है j। सही लिखा है क्या मैंने? मेरे को तो बहुत टाइम हो गया पढ़े, करेक्ट है ना? ऐसे लिखते हैं ना, बोलना हाँ कुछ ऐसे आता है, टर्म सिंबल यही होता है j, जो नीचे लिखा होता है ये j होता है। डन। तो मतलब मुझे यहाँ से अगर डिजेनरेसी निकालनी है, अगर g0 निकालना है, तो मैम आपको लिखना चाहिए 2j+1, है ना मैम, और j की वैल्यू है 3/2, तो कहना ये है 3/2 + 1, कितना आ रहा है ये? 3 से 3 कट गया 4, करेक्ट है क्या? ये तो g0 आ रहा है, सही है ना? और g1 भी निकाल लेती हूँ ना साथ के साथ ही, तो बोलना g1 भी निकाल लो मैम, g1 आ जाएगा 2j+1, j कितना है? हाफ, तो लिखना 2 इंटू में हाफ +1, इट मीन्स मैम g1 आ गया 2। डन है क्या? g1 तो 2 आ गया,
और G0 4 आ गया, सही निकाला है क्या? बोलना ये आ गया, इतना काम हो गया। डी ऑप्शन, कुछ लोग बता रहे हैं डी, डी कौन सा है? डी, डी ऑप्शन, हाँ जी, जिनका डी है उनका सही है ना? वेरी गुड। इतना पोर्शन सही है क्या है जो मैंने यहाँ तक सॉल्व किया है? करेक्ट है ना? डिजनरेसीज मैंने निकाल ली दोनों की, कि एक तो डिजनरेसी मेरे पास कुछ आई है, एक कुछ आई है। करेक्ट है क्या? हाँ भाई, ए G0 तो मेरे पास 4 आया है और G1 मेरे पास 2 आया है। करेक्ट है ना? दोनों मैंने डिजनरेसीज निकाल ली कि G0 इज 4 एंड G1 इज 2। डन, एक काम तो हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए? बोलना आपको फ्रैक्शन चाहिए। देखो कि मैम आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्साइटेड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मींस G0 e की पावर माइनस का E0 बाई KT, है ना? और डिवाइड में चलेगा मैम G0 e की पावर माइनस का E0 बाई KT प्लस में G1 e रेज टू द पावर माइनस का E1 बाई KT। मैम आपको ये सॉल्व करना है। डन है ना? यहाँ तक सही चल रहा है? ओके, आपको ये सॉल्व करना है। बोला ठीक है। ये सॉल्व करने में बड़ी मुसीबत है। एक काम करें क्या? एक काम करते हैं, इस चीज को न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर देती हूँ, डिनोमिनेटर में भी ओवरऑल डिवाइड कर देती हूँ। समझना क्या बोल रही हूँ। देखो एक और गजब की बात बताना भूल गई आपको, कि एक चीज क्वेश्चन ने बोली है, क्वेश्चन पढ़ के देखो। आपको कह रहा है कि पहली एक्साइटेड स्टेट और दूसरी एक्साइटेड स्टेट जब जहां भी लाई कर रही है उनमें इतना एनर्जी का गैप है। पढ़ो एक बार। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ फ्लोरीन इज लाइज एट एनर्जी दिस अबव द ग्राउंड स्टेट। इट मींस मैम एक बात और पता चली कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट का ये जो गैप है ना, ये 400 सेंटीमीटर इनवर्स है शायद, है कि नहीं? यही तो बोल रहा है, देख लो। करेक्ट है क्या? कि ये जो एनर्जी गैप है ये 400 सेंटीमीटर इनवर्स है। ये एनर्जी गैप क्या है? अरे डेल्टा ई होता है एनर्जी गैप। बोला हाँ सही है। इट मींस डेल्टा ई क्या होता है? कहना डेल्टा ई का मतलब है E2 माइनस E1। मतलब अभी के लिए लिख रही हूं कि E1 माइनस E0। सही बोला है कि मैंने? यस कि नो? बोलो बोलो भाई बोलो। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात कि करेक्ट है? बोलो। यहां तक सही चल रही हूं? कर सकते हैं ना ऐसा कि जो मैम जो गैप है, जो गैप है एनर्जी गैप, वो है आपके पास में कि लोअर वाली और ऊपर वाली 1 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल ये गैप है, और ये गैप ही मैम 400 दे रखा है। करेक्ट है क्या? बोलो यस कि नो? डन है? इतना तो सही है कि ये मिल गया कि E1 माइनस E0 400 है। बोला ओके डन। अब एक बार ऑप्शंस देखो। ऑप्शन में सब जगह जब ये फ्रैक्शन आपको सॉल्व करना है, इस फ्रैक्शन में सब जगह ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, फ्रैक्शन में ऊपर 1 है, फ्रैक्शन में ऊपर 1 है। और वो फ्रैक्शन में ऊपर 1 कब बनेगा? है ना? फ्रैक्शन में ऊपर 1 तब बनेगा जो आप इसी फैक्टर से डिवाइड कर दो कि G0 e की पावर माइनस E0 बाई KT। कट जाएगा ना, 1 आ जाएगा ऊपर। अब मैम अकेला ऊपर तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे भी ओवरऑल सबको डिवाइड कर देना G0 e रेज टू द पावर माइनस E0 बाई KT। समझ पा रहे हो? ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया दोनों साइड इसी से ही, तो ये तो कट गया, कट के 1 आ रहा है। और अपॉन में कहना ये चीज दोनों के नीचे जाएगी मैम। समझो, देखो आसान है। ये चीज इसके नीचे भी, ये चीज उसके नीचे भी। जब ये इसके नीचे जाएगी तो 1 प्लस, जब ये इसके नीचे जाएगा तो क्या ये ऐसा दिखेगा क्या? एग्री करते हो क्या कि माइनस का E1 बाई KT और अपॉन में E0 e की पावर माइनस का E0 बाई KT। कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? देखो कि ये मैंने ठीक लिखा है। बताओ मैंने क्या किया, समझ पाए क्या आप? देखो बोलो भाई। ऊपर 1 लाना है ना, तो ऊपर 1 लाने के लिए इसी से ही जो लिखा है उसी से डिवाइड कर दो, कट के 1 आ जाएगा ऊपर। नीचे भी उसी से डिवाइड कर दो, तो जब ये चीज इसके नीचे डिवाइड होगी तो ये तो 1, और इसके नीचे डिवाइड होगी तो ऐसा। है कि नहीं? बताओ सही चल रहा है? समझ आ रहा है? बोलो जल्दी जल्दी एक बार, रिएक्शंस देना एक बार प्लीज, बताना एक बार ओके है क्या? ये कहां से पता चला ऐसा करना है? ये ऑप्शन से पता चला। जब हमने ऑप्शन देखा तो समझ में आया कि ऊपर तो 1 आ रहा है। बोलो समझ में आया आपके? हाँ भाई डन है ना? आफ्टर लुकिंग एट ऑप्शन समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर में तो 1 लाना है ना? और न्यूमरेटर में 1 तभी आएगा जब जो लिखा हुआ है उसी से डिवाइड कर दो तो कट के 1 आ जाएगा, और उसी से यहां भी डिवाइड कर देना तो फिर ऐसा आ जाएगा। करेक्ट है मैम? G0 से कैसे होगा जीवन? अच्छा, अरे अरे गलती कर दी,
एक गलती ये कर दी मैंने कि मैंने गलत लिख दिया, यहाँ G1 है ना ऊपर, तो कोई बता देता ना पहले ही, ऊपर G1 लिखा हुआ है, ऊपर G1 है ना, ज्यादा बड़ी गलती नहीं हुई। चलो सही है कि यहाँ G1 है तो कुछ नहीं है, G1 है तो 1 को ही उड़ाना है मुझे, तो ओवरऑल उड़ाना है। इट मीन्स अगर ऊपर G1 है तो मुझे G1 से डिवाइड करना चाहिए ओवरऑल। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूँ? हाँ भाई, इट मीन्स ये भी सब थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। देखो क्या बोला मैंने, सुनना, मैंने ना पीछे से स्लाइड चेंज करी ना तो एक गलती कर दी, और वो गलती ये थी कि यहाँ G1 था ना ऊपर एक्साइटेड स्टेट थी, तो G1 से डिवाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लो कट गया, डन है। जब G1 से यहाँ पे भी डिवाइड होगा तो ये G1 से G1 कट जाएगा और क्या बचेगा, तो क्या ना यहाँ पे एक बात बचेगी, देखो ये बचेगा कि G0 e की पावर माइनस का E0 बाई KT अपॉन में G1 e की पावर माइनस का E1 बाई KT और प्लस का 1, बस ये बचेगा। कितने लोग एग्री करते हैं? हाँ अब सही है, बोलो। ऊपर E1 था ना, मैं भूल गई, ऊपर E1 था, ऊपर G1 चल रहा था ना, तो मुझे तो ऊपर उड़ाना है चाहे कुछ भी हो ऊपर, तो बोला ऊपर G1 है तो G1 से डिवाइड कर दिया ताकि पूरा कटेगा। ठीक है, इनको भी 1 1 कर लेना है ना, इनको भी 1 कर लेना, यहाँ भी 1 कर लेना, करेक्ट है ना? अब देख लो, अब सही है, बोलना इसको काट, ये कट जाएगा और ये ऐसे बचेगा, ओवर है। अब सुनो, अब इसमें आपको सब आता है, आपको ये भी पता है कि G0 क्या है, आपको ये भी पता है कि G1 क्या है ना। देखो आपको पता है, G0 की वैल्यू 4 थी शायद, है ना, मैंने अभी अभी कहीं लिखी है, वो लिखी, G0 की वैल्यू 4 है, G1 की वैल्यू 2 है, आपको पता है G1 की वैल्यू 2 है, करेक्ट है ना, डन है। आपको पता है कि मैम जब ये चीज ऊपर जाती है, देखना कैसे, e की पावर माइनस का E0 बाई KT, मैम देखो ऐसे लिखो, है ना मैम, बेस सेम होता है, देखो x की पावर -2 डिवाइड में x की पावर -4, कैसे लिखते हैं इसको, x -2 + 4, ऐसे लिखते हैं क्या? एग्री और नॉट, है ना, कि जब बेस सेम होता है ई जैसे x पावर कुछ भी हो तो ये ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में लिखा हुआ है e की पावर माइनस E0 बाई KT और डिवाइड में लिखा हुआ है e की पावर माइनस का E1 बाई KT। मैम बेस सेम है ना, तो इसको ऐसे लिख दो, e की पावर माइनस का E0 बाई KT और प्लस का E1 बाई KT। मैम यही चीज तो ऐसे लिखी गई है कि E1 बाई KT माइनस E0 बाई KT, और मैम KT बाहर ले लो, तो जैसे ही मैं 1/KT बाहर ले लूंगी ये अंदर आ जाएगा E1 माइनस E0। कितने लोगों को ये समझ में आया? देखो ये मैं आपको बोल के समझा रही हूँ ना, इसलिए आपको लग रहा है कि इतने सारे स्टेप, लेकिन जब आप कोई सॉल्व करोगे ना तो आपको लगेगा हाँ 1 2 ही स्टेप है, कुछ नहीं है। कितने लोग समझ पाए क्या कहना चाह रही हूँ मैं? अब बोलो, सही है ना? चलूं आगे, लिख सकते हैं ना ऐसे। इसका मतलब तो ये हो गया मैम कि अब आप नेक्स्ट पेज पे जाओ, है ना, और जो ये आपको रेशो चाहिए था ये आ रहा है 1 में G1 ही है ना, G0 है ना, इसको लिखना ये आ रहा है G0 e की पावर माइनस का E0 बाई KT और अपॉन में G1 e की पावर माइनस का E1 बाई KT। और मैम अब आप पता है क्या करने वाले हो, देखो बस पेशेंस, इसी चीज को हम लोग लिखने वाले हैं G0 बाई G1, है ना, जो एक्चुअली 4/2 है, और e की पावर इसको लिखने वाली हूँ, e की पावर इसको लिखूंगी E1 माइनस E0 और अपॉन 1/KT। डन है क्या? इसका मतलब ये हो गया 4/2 e की पावर, ये कितना है डिफरेंस, ये डिफरेंस ही तो 400 है, क्लास में अभी लिखा है मैंने, ये डिफरेंस ही 400 है, इट मीन्स ये डिफरेंस तो 400 है, अपॉन में KT चल रहा है, और क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई जो KBT है उसकी वैल्यू 420 है, इट मीन्स वो आपको बता चुका कि KT की वैल्यू 420 है। आप 420 को ऑलमोस्ट 400 मान लो और ये काट दो, तो जैसे काटोगे आंसर क्या बचेगा, कहना ये बचेगा 1/2, है ना, +1 कौन लगाएगा? स्लाइड बदलती है ना तो गलती हो ही जाती है, +1 भी तो चल रहा है, तो कहना 2e + 1। देखो क्या किया, ये आ गया प्रोबेबिलिटी, आंसर आ गया डी ऑप्शन, दैट इज 1/2e + 1। जिसको ये लग रहा है ना कि अरे क्वेश्चन ही तो है, इसको इग्नोर कर देती हूँ, बट अगर आप ये क्वेश्चन इग्नोर करने चले, एक बार मैं तो कहूंगी आप इसको सीख ही लो ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसको इग्नोर करने चले तो पता है होगा क्या, होगा ये कि ये सेम पैटर्न पे बस वैल्यूज बदल बदल के
ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार शायद आया हुआ है, और 2 बार तो आया ही है मिनिमम, 3 नहीं तो 2 बार तो आया ही आया है। मैं अभी क्लास में बता दूंगी। CSIR नेट में भी ये चीज घुमा घुमा के आपको 2-3 बार पूछी हुई है, इसलिए सेम क्वेश्चन है, काम भी एक ही है, वैल्यूज बदल बदल के आपसे पूछे जाता है वो, इसलिए इसको प्लीज अवॉइड मत करो। बेटर है कि आप इसको समझ लो क्या ही है, देखो क्या ही था। अब आप एक बार पढ़ो, देखो क्या करना था इसमें। ये चीज 2-3 बार पूछ रखी है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपको दे देगा, देखो उसने कितने सारे कंसेप्ट चेक करवाए, कैसे करवाए कि पहले उसने एक टर्म सिंबल दे दिया ग्राउंड स्टेट का, एक एक्साइटेड दे दिया, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि क्या फ्रैक्शन होगा, तो फ्रैक्शन हमको ये पता है, किसका फ्रैक्शन, क्या ना, एक्साइटेड स्टेट का और ग्राउंड स्टेट का। इट मींस एक्साइटेड स्टेट को ऊपर लिख दिया, डन है, और ग्राउंड स्टेट मतलब टोटल को नीचे लिख दिया। टोटल आ गया कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, टोटल नीचे, ठीक है। फिर जब हम आगे गए तो मुसीबत ये आई कि ये G0 G1 ये कुछ भी नहीं आ रहा हमें, है ना, कि G0 भी नहीं है, G1 भी नहीं है। तो बोला जब G0 G1 मतलब ये तो डीजेनरेसी है। तो पहला कंसेप्ट यहाँ पे चेक हुआ कि आपको टर्म सिंबल से डीजेनरेसी निकालना आता है या नहीं। तो टर्म सिंबल आपको दिया था, उसमें J देखा, J देखते 2J+1 लगा के डीजेनरेसी निकाल दी, ठीक है, पहला काम खत्म हुआ। फिर जैसे आप आगे गए उसने एक और कंसेप्ट चेक करवाया कि जो भी एनर्जीज हैं इनका डिफरेंस 400 है, तो आपको ये आता है कि नहीं लिखना। तो बोलना है तो आसान है, डेल्टा ई की E1 माइनस E0 वो 400 है। ये था दूसरा कंसेप्ट, है ना। तीसरा कंसेप्ट क्या है, ये खुद ब खुद सॉल्व करना। जब ये फॉर्मूला तो पूरा लिख दिया था बट अब सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो आप ऐसे में ऑप्शंस देखा करो कि जब ऑप्शंस देखा सब में 1 1 1 ऊपर 1 चल रहा है, इट मींस जो भी चीज ऊपर लिखी है ना उसको उड़ाना है, तो उसी से डिवाइड कर दिया, नीचे भी उसी से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ऐसे आ गया, वो कट गया, तो +1 चल रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज आपने निकाल ली, इनको थोड़ा सा अरेंज तो करना था कि इसको ऊपर भेजना था, इसको ऊपर भेजते ये ऐसे बन जाए, बोले डन। अब तो मैम सब कुछ पता है, अब सब कुछ है। ये क्वेश्चन जब पहली बार सॉल्व कर रहे हैं आपको लेंथी लगेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। आप देखो एक बार, बस एनर्जीज का डिफरेंस ही तो है ये आपको बोल दिया था 400, केबीटी उसने आपकी मदद कर दी कि 420 है, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर दी थी डीजेनरेसी, बस सब कुछ लेके वो आंसर, समझे। मैम वैल्यूज बिठा के कॉमन लाके हटा सकते हैं, कैसे विदिशा, समझी नहीं मैं। वैल्यूज बिठा के, वैल्यूज कौन सी पुट करोगे, वैल्यूज देखो इंडिविजुअली एनर्जीज तो है ही नहीं ना, ना आपके पास में E1 की वैल्यू है, ना आपके पास में E0 की वैल्यू है। यही तो मुसीबत दिमाग पे पड़ रही थी कि ना ये है ना ये है, अब क्या करें। तो इनका डिफरेंस है ना, E1 माइनस E0 तो है ना, ऐसे करना था। डन है क्या, बोलो भाई, ओके है क्या आपको। सेम कंसेप्ट पे 2-3 बार चीजें आ चुकी हैं, इसलिए प्लीज बी अवेयर। ये मैंने बहुत शांति से करवाया है ना, बहुत शांति से। बहुत आराम आराम से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, बहुत देर लगा के, है ना। मैम जैसे केबीटी कॉमन लगाया है, समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोल रहे हो, कि जैसे केबीटी कॉमन लगाया है, जैसे कॉमन लिया है, ऐसे आप क्या बोल रहे हो कि इनकी वैल्यूज को भी क्या करूं, सॉल्व करूं। एक बार समझाओ क्या बोलना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसे कह रहे हो कि E0 की वैल्यू को अलग सॉल्व करूं, E0 बाय केबीटी, और उसकी वैल्यू को अलग सॉल्व करूं। जल्दी से बताओ एक बार प्लीज। जल्दी बताओ एक बार क्या कह रहे हो। एनर्जी एंड केबीटी कॉमन लेकर वैल्यूज चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट है।
देखो मेरे को है ना डाउट समझ नहीं आ रहा है, बट आप शायद देखो यहाँ पे देखना, एक बार इधर देखना क्या कह रहे हो, शायद यही कह रहे होंगे कि जैसे केटी मैंने कॉमन लिया, इसको केटी या केबीटी बोल सकते हैं, है ना। तो आप ये कह रहे हो कि एनर्जीज भी मैं कॉमन ले लूं। अब पता नहीं यहाँ क्या डाउट है, बट एक चीज ये है कि केटी केटी तो कॉमन था इसलिए कॉमन आ गया ना, एनर्जीज थोड़ी ना कॉमन है ना। एनर्जी एंड केबीटी कांस्टेंट है। अरे भाई एनर्जी केबीटी तो कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, केबीटी तो कांस्टेंट है। एनर्जी E1 कुछ और है, E0 कुछ और है, तभी तो कह रहे हैं कि उसका डिफरेंस 400 है। समझ पा रहे हो भाई। सपोज कर लो आप कि ये 600 है, सपोज कर लो ये 200 है, तभी तो डिफरेंस 400 आ रहा है ना। तो मैं एनर्जी को कैसे कॉमन ले लूं, समझ पाए। एनर्जी कॉमन कैसे आएगी, अलग अलग है ना, क्लियर है। इसलिए ये E1 E0 रह गया, और केबीटी कांस्टेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, तो पर्टिकुलर टेम्परेचर और के भी दोनों कांस्टेंट है, इसलिए बाहर आ गए, एनर्जी नहीं आई ना। डन। एनर्जी तो E1 माइनस E0 हो गई। क्लियर है क्या। चलूं क्या आगे। अब आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, नेक्स्ट चीज समझते हैं। अगली चीज लिखिए, अगला लिखिए एक और, बस लास्ट इसकी एक प्रॉपर्टी समझना पार्टीशन फंक्शन की, है ना। पार्टीशन फंक्शन की एक आखिरी प्रॉपर्टी समझना। देखो अभी तक क्या क्या चीजें आई हैं, अभी तक इसकी 2-3 प्रॉपर्टी आई है। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि फ्रैक्शन निकालना, है ना, फ्रैक्शन निकालना। देखो मैंने आज की क्लास में आपको एक फ्रैक्शन सिखाया कि आप कभी भी, ये टॉपिक था कि प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन या रेशो निकालना किसी भी पार्टिकल का किसी ith स्टेट में। बोला डन। वो कैसे निकलता है कि जिस भी स्टेट का पूछ रहे हैं अपॉन में टोटल। बोला ठीक है। अब टोटल भी क्या, अब देखो जैसे इसमें क्या बात है, यहां तो मैंने क्या है ग्राउंड स्टेट ले लिया था, आई को 0 ही ले लिया, तो डिजेनरेसी 1 हो गई, सब कुछ ये हो गया। एक तरीके से एग्जाम्पल था कि मैंने आई को अगर 0 ले लिया, डिजेनरेसी 1 हो जाएगी, एनर्जी 0 हो जाएगी, और ये सीधा सीधा इसके बराबर आ जाएगा। बोला डन। ये तो क्लियर है, हम समझते हैं ये बात, है ना। अब आप देखो इसी में ही जो अभी क्वेश्चन आया था ना, इसी में समझना। देखो एक अच्छी बात है कि अभी जो क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि हम लोग आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, है ना। इसने आपसे क्या पूछा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब है एक तो लेवल हो गया 0 और एक लेवल हो गया 1, ठीक है। तो जब आपने ये प्रोबेबिलिटी लिखा तो इस फॉर्मूले में आप लिख रहे हो G1 e⁻⁻E1 बाई KT अपॉन में टोटल। अब टोटल तो कितने भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 कितने भी, लेकिन अपने लिए टोटल फिलहाल सिर्फ 0 और 1 ही थे, तो हमने लिखा यहाँ पे कि G0 e⁻⁻E0 बाई KT, और एक लिखा G1 e⁻⁻ का E1 बाई KT। डन है। कल को आपसे ऐसे पूछता है कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स आप 0 से चल रहे हो, तो n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करते करते आप जो भी आपसे पूछ रहा है, लेट सपोज n इक्वल्स टू 3 के लिए आपसे पूछ रहा है। डन। तो n इक्वल्स टू 3 जो आप पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे लिखना कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू G3 e⁻⁻E3 बाय KBT अपॉन में टोटल कौन है, तो कहना ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। समझ पाए। अभी तो सिर्फ 2 ही चीज थी, तो आराम से दोनों का सम कर दिया। करेक्ट है ना। बस ऐसे आपसे प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। और नीचे जब i इक्वल्स टू 0 ले लूं ग्राउंड स्टेट, तो वो तो फिर टोटल आपका Q ही बन गया। अब बोलना ये ऐसे था, ये काइंड ऑफ एग्जाम्पल था। डन। और सुनना, देखो इस पे सवाल अभी तक पूछा नहीं है ना, जब लो टेम्परेचर हो, लेकिन हाई टेम्परेचर पे सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, तो सब लोग होंगे, सारी एक्साइटेड स्टेट होंगी जिस पे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया है। डन है ना। समझ गए अभी तक की सारी बातें। ये थी 3 प्रॉपर्टीज पार्टीशन फंक्शन की, 3 प्रॉपर्टीज अभी तक हम लोगों ने करी है। एक तो फ्रैक्शन या प्रोबेबिलिटी वाली, है ना, एक फ्रैक्शन या प्रोबेबिलिटी वाली। दूसरी प्रॉपर्टी हमने करी है लो टेम्परेचर पे पार्टीशन फंक्शन। तीसरी हमने करी है हाई टेम्परेचर पे पार्टीशन फंक्शन, है ना। और अब मैं आपको फोर्थ बताने जा रही हूँ। तो फोर्थ लास्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी है इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है कि पार्टीशन फंक्शन ना, पार्टीशन फंक्शन इन नेचर कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। इट मीन्स आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि Q आपको निकालना है तो बराबर होगा Q वाइब्रेशनल, या सीक्वेंस से चलूं तो Q ट्रांसलेशनल इनटू विद Q, ये प्लस नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर होता है, Q वाइब्रेशनल और इनटू विद Q रोटेशनल,
है ना, ये मल्टीप्लाई होके आता है, तो क्यू टोटल को आप मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर पार्टीशन फंक्शन। पहली बात इट इज एडिटिव, सेकंड इट इज मल्टीप्लिकेटिव, थर्ड की मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन एट लो टेम्परेचर इज फाउंड एट ग्राउंड स्टेट। ऐसे करके कोई भी 4-3 स्टेटमेंट बना दिया, आपसे पूछ लिया क्या करेक्ट है, तो ये भी वन ऑफ द स्टेटमेंट हो सकता है कि पार्टीशन फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होता है इन नेचर। ठीक है, इन नेचर ये कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव। करेक्ट है, इसको आप मल्टीप्लाई करके क्यू टोटल निकाल सकते हो। डन है भाई, ये बातें थी। इसके बाद में मुझे नेक्स्ट स्टार्ट करना है ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। या तो ये नेक्स्ट क्लास से करते हैं, अगली क्लास से करते हैं, अब अभी तो क्या स्टार्ट करूं, लिखिएगा, मतलब रहने देना, अगली क्लास में करेंगे इसे। तो आज हमने जो पढ़ी है वो 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन, इसकी सॉरी पार्टीशन फंक्शन की 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कॉमन कॉमन, नॉर्मल नॉर्मल। अब हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और फिर आएगा वाइब्रेशनल। बस इतना ही हमें पढ़ना होता है ना। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैं साथ के साथ लेके चल रही हूँ, गेट में भी आसान आसान से क्वेश्चन आए हैं। एनसेम्बल आपको पढ़ाया था, एनसेम्बल में रिसेंट ईयर में भी गेट में क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ ये पूछा था कि जैसे एक कोई सा भी एनसेम्बल दे दिया और पूछा कि ग्रैंड कैनोनिकल एनसेम्बल के लिए कौन सा पॉइंटर करेक्ट है। ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेटिस्टिकल सारी हार्ड नहीं है, कुछ पोर्शन डिफिकल्ट फिर भी होता है, कुछ आसान है। जैसे आज एक ही क्वेश्चन आया है ना, ये आपको दिखने में हार्ड लगेगा, आप इसको दूसरी बार देखना, आप बोलोगे क्या ही क्वेश्चन था, आसान है एकदम, है ना। इसको छोड़ना मत प्लीज, क्योंकि इस पे 2-3 बार सेम कंसेप्ट व वैल्यूज बदल के चीजें पूछी गई हैं। आप देख लेना चाहे, गेट में भी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया बहुत बार। ठीक है, हाँ मंडे को मेरी क्लास होगी, मंडे को है क्लास है, ठीक है ना। चलिए फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग ऑल, है ना, जो जो चल रहा है उसको आप रिवाइज करते रहें साथ साथ, है ना। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।